हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानास्त्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का जो यूनिट 1 का हमारा मैराथन चल रहा है, इसका क्लास नंबर 2 है ये। और इस क्लास में हम यूनिट 1 को फिनिश करेंगे और फिर हम अगले क्लास से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। हमारा फोकस मैराथन क्लासेस का यही है कि हम ज़्यादा डिटेल में ना जाके रिवीजन पे ध्यान दें। और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अब फुल लेंथ क्लासेस लेने का कोई मतलब नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस कर सकें और जितने कम समय में ज़्यादा टॉपिक कवरेज कर सकें, वही जो है आपके काम आने वाला है। जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, उसमें जो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी हैं वो सेट हो चुकी हैं। एक बार बस आपको ब्रश अप करने का ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और अच्छे से समझिएगा। आज के हमारे इस लेक्चर में हम जो है क्या क्या देखने वाले हैं, इसको हम देखते हैं। तो आज हम मेथड्स ऑफ टीचिंग पे बात करेंगे कि टीचिंग के क्या क्या मेथड्स हैं और क्या क्या जो है अफेक्ट करता है टीचिंग को। इन सभी चीज़ों को हम आज इस मैराथन में कवर करने वाले हैं। तो वेलकम टू द क्लास एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, जो टीचिंग के मेथड होते हैं ना, तो एक होता है टीचर सेंटर्ड मेथड और एक होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जो शिक्षक है ना, उसके ऊपर केंद्रित होगा जो आपका मेथड होगा, जो आपका तरीका होगा पढ़ाने का। शिक्षक केंद्रित का मतलब क्या होता है कि जैसे जो फोकस होगा ना, वो टीचर के ऊपर होगा, उसी के ऊपर डिपेंडेंसी होगा। और जो बच्चे होंगे वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होंगे टीचर के ऊपर। अगर वो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, अगर वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। यानी जो एबिलिटी है टीचर की, एबिलिटी ऑफ टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टीचर सेंटर्ड मेथड में। और यहाँ पर क्या होता है, जो फोकस होता है ना, वो टीचर पे होता है, यानी शिक्षक पे फोकस होता है। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो जो टीचर सेंटर्ड मेथड में होता है वो क्या होता है कि इसमें अगर टीचर कोई गलती कर रहा है तो बच्चे जो है ना, वो टीचर सेंटर्ड मेथड में बहुत झिझक होता है। यानी बच्चे जो है वो घबराते हैं टीचर से कुछ सवाल पूछने से, टीचर से कुछ बात करने से। यानी कि जो इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है। लेस इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, यानी आपस में बातचीत नहीं होता है। और एक तरीके से आप बात करें तो जो लेक्चर मेथड होता है ना, लेक्चर बेस्ड मेथड, जो लेक्चर मेथड होता है जहाँ पर, या फिर चॉक एंड टॉक मेथड हम इसे बोलते हैं, चॉक एंड टॉक मेथड, तो ये जो है वो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। इसको हम कह सकते हैं एक ट्रेडिशनल मेथड है, ये पारंपरिक तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है। यानी आपके हमारे जो है ना, बहुत पहले से जो हम जिस तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो यही मेथड है। आप भी बचपन में जब स्कूल जाते थे तो देखते थे कि वहाँ पर शिक्षक जो है ना, उसकी भूमिका बहुत मुख्य भूमिका होती थी। आज के डेट में शिक्षक की भूमिका जो है ना, वो एक फैसिलिटेटर से ज़्यादा नहीं है, एक फैसिलिटेटर के तौर पे, और फोकस जो है वो लर्नर पे रहता है। लेकिन पहले क्या होता था, शिक्षक को एक तरीके से गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा गया था। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, मतलब आप ही ब्रह्मा आप ही विष्णु, मतलब आपने ही बताया कि कौन जो है वो भगवान है, आपने ही हमारे चरित्र को डेवलप किया, तो आप ही सबसे बड़े हैं। ऐसा जो है ट्रेडिशनल मेथड में माना जाता था। गुरुकुल सिस्टम में भी यही माना जाता था। आप देखते थे ना, वहाँ गुरु को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया था। और वो तरीका क्या था, टीचर सेंटर्ड मेथड इसको हम बोलते हैं। तो जो व्याख्यान आधारित मेथड है, यानी लेक्चर बेस्ड इंटरेक्शन होता है। जैसे कि ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है जहाँ टीचर क्या करते हैं, अपने लेक्चर्स के थ्रू, जैसे बोल के मौखिक रूप से क्लास में आते हैं और कुछ बोलेंगे, अपने खुद के संज्ञान से वो कुछ बोल के, और कोई बुक्स वगैरह है उसको उसका मदद लेके और बच्चों को लेक्चर देते हैं, और उससे फिर वो बच्चे पढ़ाई करते हैं। फिर एक डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड मेथड हो सकता है जहाँ टीचर क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल और एक्सपेरिमेंट से समझाते हैं। ये भी काम टीचर करते हैं, है ना। तो ये देखिए, फोकस टीचर पे ही रह रहा है। तो जैसे 3D मॉडल वगैरह लेके आ गए और कुछ डेमो दे रहे हैं, तो वो जो है ना, यानी प्रदर्शन कर रहे हैं आप, तो वो जो है एक टीचर सेंटर्ड मेथड हो गया। अगला अगर देखें तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, यानी प्रत्यक्ष निर्देश, जहाँ पर टीचर जो है वो क्या करते हैं, स्पष्ट निर्देश देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। यानी कि एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस स्टूडेंट को देते हैं टीचर। तो ये क्या होता है, हम एक तरीके से इसको ये देख सकते हैं कि हाई से लो के तरफ नॉलेज जो है वो फ्लो होता है ना। ये टीचर सेंटर्ड मेथड में माना जाता है।
तो ये माना जाता है कि जो हायर नॉलेज बीइंग है वो टीचर है और जो लोअर नॉलेज बीइंग है वो है स्टूडेंट, और इनमें नॉलेज ट्रांसफ़र होता है टीचर से स्टूडेंट के तरफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू, प्रत्यक्ष निर्देश विधि है ये। फिर सोक्रेटिक मेथड होता है, यानी सुकरात पद्धति जिसे बोलते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सोक्रेटिक मेथड मतलब क्वेश्चन आंसर मेथड होता है, जहाँ पर क्वेश्चनिंग करके, क्वेश्चन प्रोब करके, डायलॉग से, यानी आप बात कर रहे हो, आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हो स्टूडेंट से, स्टूडेंट जवाब देगा। तो ये भी जो है ना एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, जहाँ पर टीचर जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है, यही जो है वो क्वेश्चंस को जनरेट करता है और स्टूडेंट जो है वो रिप्लाई देते हैं, है ना। तो ये भी टीचर सेंटर्ड मेथड हो गया। तो आपने देखा ये सारी जो पद्धतियां हैं, ये सारे जो तरीके हैं, ये टीचर सेंटर्ड, यानी कि फोकस इसका किसके ऊपर होता है, शिक्षक के ऊपर। ये शिक्षक के ऊपर जो है वो केंद्रित तरीके हैं, और ये जो है ना इसको लर्नर सेंटर्ड मेथड से इन्फीरियर माना जाता है। यानी अगर हम बात करें इन दोनों में बेहतर कौन है, तो लर्नर सेंटर्ड मेथड जो है ना वो हमेशा बेहतर होगा, अभी के टाइम में भी, और हमेशा जो लर्नर सेंटर्ड मेथड होगा। क्योंकि देखिए आपको सिखाना जो है वो शिक्षार्थी को है, ना कि शिक्षक को। तो शिक्षार्थी के ऊपर अगर हम सेंटर्ड करके अपना करिकुलम डिज़ाइन करें, जो भी करिकुलम आप बना रहे हो, आपका जो भी क्लास का स्ट्रक्चर है वो उनकी डाइवर्स नीड्स के हिसाब से हो, मतलब उनकी बहुत अलग अलग जो है ना ज़रूरतें हो सकती हैं, और उसके हिसाब से अगर आपने करिकुलम डिज़ाइन किया, उसके हिसाब से सारी तरीक़ों से आपने ये किया, तो फिर क्या होगा, वो मेथड सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि उससे उनको मौका मिलेगा कुछ बोलने का, कुछ सीखने का। और जैसे कुछ करके सीखने वाली जो पद्धति होती है ना, लर्निंग बाय डूइंग, तो ये जो है ना लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। और इसमें टीचर सेंटर्ड मेथड में लर्निंग बाय डूइंग पे बात ही नहीं होता है। ये जॉन डुई इसके बारे में बात करते थे, लर्निंग बाय डूइंग, और ये इसके बारे में टीचर सेंटर्ड मेथड में बात नहीं होता है। तो आपने देखा अच्छे से कि शिक्षक आधारित या शिक्षक केंद्रित कौन कौन से तरीके हैं। अब अगले पे हम चलते हैं, लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी शिक्षार्थी के ऊपर जो मेथड बेस्ड हैं उनको हम देखते हैं। पहला यहाँ पर देखने को मिलता है समस्या आधारित शिक्षा, यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जिसे हम PBL कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि छात्र वास्तविक दुनिया की समस्याओं का पता लगाते हैं, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देते हैं। क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसके ऊपर जो है ना वो लर्नर क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एरिया में बहुत गर्मी पड़ रहा है, स्टूडेंट्स को ये देखना है कि उस गर्मी से कैसे निजात दिलाया जाए। तो उसके लिए वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उन्होंने देखा कि गर्मी हो रहा है, और उसके लिए वो अलग अलग इनोवेशन लेके आए, अपने अपने अलग अलग आइडियाज़ लेके आए। फिर आपस में ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू, यानी आपस में उन्होंने डिस्कशन किया बहुत पॉजिटिव वे में, और उसके बाद एक कंक्लूज़न तक पहुँचे, और फिर जो है वो अपना कुछ इनोवेशन करके कुछ इन्वेंशन उन्होंने कर दिया। ये इसे कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड करना लक्ष्य होता है स्टूडेंट्स का। ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। और इससे क्या होता है, आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, और जो समस्या समाधान का कौशल है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ये भी डेवलप होता है। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लर्नर सेंटर्ड मेथड में आता है। फिर इसके बाद आ जाता है दूसरा हमारे पास इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। यहाँ क्या होता है कि ये पूछताछ आधारित शिक्षा है। यहाँ पर छात्र जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एक्टिव रहते हैं, वो खुद जो है वो सक्रिय रूप से प्रश्न करते हैं, वो प्रश्नों का जांच करते हैं, वो खुद प्रश्न करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, खुद का नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है, अपने समस्याओं का समाधान स्वयं करते हैं, वो खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ आपने देख लिया कि जहाँ पर भी चाइल्ड जो है या चिल्ड्रन जो है या स्टूडेंट हैं, ये एक्टिव हैं, ठीक है, और टीचर जो है वो पैसिव है, यानी कि ये सक्रिय है, एक्टिव है, ये सक्रिय हैं, और इनका जो है ना वो एक गॉड जो रूप है, यानी टीचर जो है वो प्राथमिक तौर पे हेल्प नहीं करते हैं, बट एक फैसिलिटेटर, एक सपोर्ट के तौर पे काम करते हैं। ऐसे मेथड को हम चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड मेथड बोलते हैं। वही इसके विपरीत, अगर टीचर एक्टिव रोल रख रहा है और लर्नर जो है वो एक्टिव रोल नहीं, वो उनका पैसिव रोल है, तो वैसे मेथड को हम क्या कहते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। तो ये जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, ये इसमें बच्चे जो है वो खुद के
खुद जो है वो क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, खुद के नॉलेज को यानी कि खुद के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फिर फ्लिप्ड क्लासरूम एक बहुत अच्छा और एक बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, छात्र क्लास लेने से पहले यानी कक्षा से पहले स्वतंत्र रूप से यानी खुद से पाठ्यक्रम सामग्री के साथ जुड़ते हैं, जिससे अधिक इंटरेक्टिव सत्रों की अनुमति मिलती है। इसमें क्या होता है फ्लिप्ड क्लासरूम में, देखिए नाम से ही पता चल रहा है फ्लिप्ड क्लासरूम, तो इसमें थोड़ा उल्टा होता है। यानी नॉर्मल क्लासरूम में क्या होता है, आप क्लास में जाते हो, टीचर आपको बताते हैं कि हाँ आज का ये लेक्चर है और ये हम आज पढ़ने वाले हैं, फिर वो पढ़ाते हैं। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, जो भी आप कल पढ़ने वाले हो, स्टूडेंट आज ही घर पे अपने उसके बारे में पता लगाता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, उसको खोजता है, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जो भी मटेरियल्स हैं उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, और फिर जाके वहाँ जो क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे ये एक्टिवली डिस्कशन करते हैं। एक तो इनका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है और बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर आप पहले क्लास के पहले ये काम कर लेते हैं जो कोर्स का मटेरियल है, तो इससे इंटरैक्टिव सेशन बनता है, क्योंकि बच्चों को पूर्व ज्ञान जो है ना वो पहले से ही है उस टॉपिक के बारे में। तो इसको हम कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। फिर हमारा जो अगला लर्नर सेंटर्ड मेथड है वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक शिक्षा, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ना वो ग्रुप्स में काम करते हैं, टीम के तौर पे काम करते हैं, उनसे उसको बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं, वो ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं, टीम बिल्डिंग कर पाते हैं, और एक तरीके से अगर हम देखें तो आगे चल के उनको काम करने में भी कठिनाई नहीं आती है, क्योंकि आगे चल के अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको एक टीम में ही काम करना होगा। सिंगल हैंडेडली आप बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है लर्नर सेंटर्ड मेथड एक बहुत पॉजिटिव मेथड है लर्निंग का। तो ये देखा आपने लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब हम आ जाते हैं ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन मेथड्स। देखिए मैं बताया था ना मैंने कि आपको ऐसे तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका सब कुछ रिवीजन भी हो जाए और बहुत ज़्यादा हम डिटेल में भी न जाएं, है ना। तो ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन मेथड्स होते हैं। ऑफलाइन मेथड क्या होता है, ऑफलाइन मेथड का मतलब हो गया जो भी ऐसा पारंपरिक कक्षा जहाँ पर जो लेक्चर दिया जाता था, व्याख्यान यानी कि जो लेक्चर्स होते थे, जैसे टीचर क्लास में आते थे और आके फिजिकली आप भी प्रेजेंट रहोगे, टीचर भी वहाँ प्रेजेंट रहेंगे क्लासरूम में, वो आपको लेक्चर देंगे, कुछ क्लास लेंगे, आपको बताएंगे, कुछ सिखाएंगे। वो ट्रेडिशनल जो क्लासरूम होता है उसको हम कहते हैं ऑफलाइन मेथड। यहाँ डिस्कशन भी होता है, यहाँ प्रैक्टिकल सेशंस होता है, और आप जो है वो फिजिकली प्रेजेंट रहते हो, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, यानी सामने आप भी रहोगे, टीचर भी रहेंगे, और टीचर स्टूडेंट के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। ऑफलाइन मेथड्स के प्रॉफिट्स क्या क्या हैं, देखिए एक इसका फ़ायदा ये है कि एक्टिव होता है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि डिसिप्लिन मेंटेन होता है, क्योंकि क्लास आने से एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। तीसरा चीज़ कि प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो चीज़ों को आप जो है ना सामने से देख रहे हो तो ज़्यादा आप ये रहते हो। अटेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है यहाँ पर, अटेंशन। और इसके अलावा आप ज़्यादा बेहतर तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है इस क्लासरूम में, तो क्लासरूम मैनेजमेंट भी बेहतर होता है। वही अगर हम ऑनलाइन मेथड्स के बारे में बात करें तो जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, ये ऑनलाइन मेथड है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पता नहीं आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने घर पे आपने ये लेक्चर चालू कर लिया और कुछ और काम में लग गए, या फिर आप जो है वो आपने कोर्स ख़रीद लिया और आपने पढ़ा ही नहीं कुछ भी। तो ये मैं तो वहाँ पे देखने आ नहीं रहा हूँ आपके यहाँ, मैंने तो पूरे भरोसे से आपको पढ़ाया है कि आप पढ़ रहे हो। रिज़ल्ट अगर ख़राब आता है तो वो बात आ जाती है कि भाई पढ़ाई अच्छा नहीं होता होगा, लेकिन ये भी तो है कि आप जो है वो कैसा पढ़ रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो एक बात आप याद रखिए कि जो ऑफलाइन मेथड है वो ज़्यादातर अगर देखोगे तो ये जो सीनियर सेकेंडरी तक जो है ना काफ़ी अच्छा होता है, और ऑनलाइन मेथड ये तभी सक्सेसफुल है जैसे ग्रेजुएशन पीजी लेवल पे या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो खुद का मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको ये पता होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ की पढ़ाई करनी है ना। उनको कोई फोर्स नहीं करता है। आपको भी अभी भी अगर कोई फोर्स करना पड़ रहा है, आप मास्टर्स में हो और आपको पढ़ने के लिए कोई फोर्स करता है, तो ये समझ लो कि आप बिल्कुल गलत रास्ते पे हो, है ना। तो ये सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग जिसे बोलते हैं वो है, और ऑनलाइन मेथड्स का ये प्रॉफिट है तो कि कहीं भी फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है जो ऑफलाइन में नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ये
कभी भी कहीं भी आप ले सकते हो, टाइमिंग का यहाँ पर कोई लोचा नहीं है। वो काम जो है आप ऑफलाइन में नहीं कर सकते, वहाँ फिक्स टाइमिंग होता है। इसका फ़ायदा है कि बहुत लो कॉस्ट पे आपको अवेलेबल हो जा रही हैं सारे क्लासेस, जो बहुत हाई कॉस्ट करेंगे ऑफलाइन में, ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फिर ऑनलाइन का मेथड का फ़ायदा ये है कि आपको जो है ना बार बार रिवीजन करने में भी हेल्प है, क्योंकि वो आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं सारी क्लासेस। फिर ऑनलाइन का फ़ायदा ये है कि आप जो है ना वो घर बैठे बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। बहुत सारे जो है वो आपके पास ये अवेलेबल हैं रिसोर्सेज, जिनसे आप क्या कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल करके और आप बेहतर से बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर जो है रिजल्ट ला सकते हैं। तो ये हो गया। अब जो है हम बात करते हैं ऑनलाइन मेथड्स में क्या क्या है। तो देखिए, एक स्वयं है, यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एक इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जहाँ पर ऑनलाइन कोर्स दिया जाता है अलग अलग डिसिप्लिन में स्वयं प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो ये जो है ना ये ऑनलाइन मेथड है। उसके बाद अगर देखें तो स्वयं प्रभा है, तो ये DTH चैनल्स जो हैं उनका एक ग्रुप है। और अगर मैं बात करूं, देखिए ये मुझे लग रहा है ये स्वयं प्रभा का ये पुराना यहाँ पर ये 32 DTH चैनल्स नहीं है, इसमें लेटेस्ट जो है स्वयं प्रभा में 80 DTH चैनल्स, मेरे हिसाब से 80 DTH चैनल्स हो गए हैं। अगर कोई भी चेंज होगा ना तो मैं बाद में आपको ग्रुप में बता दूंगा। मेरे हिसाब से अभी के लिए इतना याद रखो आप कि 80 DTH चैनल्स इसमें हो चुके हैं लेटेस्ट। और ये सभी क्या करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम 24 घंटे 7 दिन, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो ये जो है वो स्वयं प्रभा में होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि इन स्वयं प्रभा वगैरह को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि इन 80 DTH चैनल्स में आपको आपके जो फील्ड से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स से रिलेटेड वो पूछ देगा कि कौन से चैनल्स हैं जो कि कॉमर्स से रिलेटेड हैं, तो आपको उनका नाम याद होना चाहिए। ऐसे पिछले एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी मूक्स होते हैं। जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, कोर्सेरा, एडेक्स, ऑडेसिटी, ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो प्रोवाइड करते हैं क्या, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से ऐसे ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो आप घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं, वेबिनार होता है, डिस्कशन फोरम होते हैं जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, जिससे रिमोट लर्निंग यानी दूरस्थ शिक्षा जिसे बोलते हैं ना, आप दूर बैठे कहीं भी रिमोट से रिमोट एरिया से भी आप लर्निंग कर सकते हैं और आप सहयोग के माध्यम से कोलैबोरेशन करके आपस में और बेहतर सीख सकते हैं। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड्स का आपने डिफरेंस समझ लिया और इसके फ़ायदे नुकसान आपने समझ लिए। और इसके बाद यहाँ पर हिंदी में भी अवेलेबल कराया मैंने, आप देख लीजिए यहाँ पर, फिर से यहाँ पे 80 कर लीजिएगा। और अगर आप भी एक बार सर्च करिएगा वैसे, और कोई भी अगर इसमें गलती होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप के जो ग्रुप है ना उसमें मैं आपको बता दूंगा कितने लेटेस्ट DTH चैनल्स हैं। और क्योंकि ये हमेशा बदलता रहता है ना, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा चेंजेज आते रहते हैं, है ना। तो ये हिंदी में भी अवेलेबल है। अब हम देखते हैं आगे, तो जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब भी आप शिक्षण करते हो, जब भी आप शिक्षण की पद्धति में शामिल रहते हो, तो वहाँ पर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, अलग से कुछ समर्थन चाहिए। और ये इसमें कई तरीके के सपोर्ट सिस्टम होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम, यानी पारंपरिक समर्थन प्रणाली। जैसे लाइब्रेरी रिसोर्सेज होते हैं, लाइब्रेरी हैं आपके टीचिंग में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको अलग अलग बुक्स की ज़रूरत होती है जिससे आप ज्ञान अर्जन कर सको, नॉलेज को गैदर करके और बच्चों तक पहुंचाओ। अलग अलग जर्नल्स होते हैं ऐसे जिनसे आप ये देख सको कि हाँ क्या क्या रिसर्च हुआ है किसी टॉपिक पे। फिर दूसरे प्रिंटेड मटेरियल होते हैं जिसे आप रिसर्च और रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जैसे लैब्स होते हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो आप। केमिस्ट्री लैब होता है, फिजिक्स लैब होता है, बायोलॉजी लैब होता है ना। और उसके बाद से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता है जहाँ पर आप जो है ना वो जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ ये भी ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम में आ जाता है, ये भी टीचिंग में हेल्प करता है। पीयर सपोर्ट यानी सहकर्मी समर्थन, जहाँ पर आप अपने सहपाठियों से, अपने क्लासमेट से कोलैबोरेट करके स्टडी ग्रुप्स और प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। और पीयर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके साथी आपका साथ दे रहे हैं कोई भी चीज़ पढ़ने में तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाता है। फिर फैकल्टी गाइडेंस प्रोग्राम चलते हैं जहाँ पर
आपको क्या होता है, प्रोफेसर्स का एक्सेस होता है, जो प्रोफेसर आपको मेंटरशिप देंगे, आपको एक सुगम राह बताएंगे, आपको बताएंगे कि आप कैसे पढ़ाई करोगे तो बेहतर जो है आपका भविष्य हो सकता है। एकेडमिक सपोर्ट जो है वो आपको मिलता है। तो ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का ट्रेडिशनल वाला पार्ट है, यानी पारंपरिक में ये चीज़ें जो है ना टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है और इसे टीचिंग में हेल्प करती हैं। मॉडर्न में क्या क्या है, तो देखिए हमने पारंपरिक तो देख लिया, लेकिन अभी करंट में क्या क्या चल रहा है। तो देखिए डिजिटल लाइब्रेरीज आ गई हैं, तो बहुत बड़ा जो है ना वो आपके पास एक्सेस हो गया, क्योंकि इंटरनेट आ गया है। तो आपके पास क्या हो गया है, एक एक्सेस हो गया है कि आप कहीं से भी बैठे कोई भी बुक जो है वो एक्सेस कर सकते हो, और वो भी अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ अवेलेबल है। तो जैसे अपना जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, यानी NDLI जिसे बोलते हैं, NDLI। ये क्या है, यहाँ पर ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है और एक वर्चुअल रिपोजिटरी है, जहाँ पर लर्निंग रिसोर्सेज जो है ना वो आपके पास अवेलेबल होती हैं, वहाँ से आप जो है ना एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये है। और इसमें क्या है कि इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, वो एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी। तो देखिए फिजिकल लाइब्रेरी का एक लिमिटेशन ये है कि वहाँ पर आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, फिर कई बुक्स कहीं अवेलेबल होते हैं कहीं नहीं होते, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऑनलाइन एक्सेस होता है, यानी शैक्षणिक संस्थानों के विशाल संग्रह तक ऑनलाइन पहुँच हमें देता है डिजिटल लाइब्रेरी। ये मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम में है, क्योंकि आज के युग में ये हो रहा है ज़्यादा। फिर मल्टीमीडिया टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास प्रेजेंटेशन जो होते हैं वो इंटरैक्टिव होते हैं, हम उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं क्लिक्स के माध्यम से। फिर सिमुलेशंस होते हैं जो हमें रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिखा देते हैं, और हम चीज़ों को रियल वर्ल्ड में देख लेते हैं। अभी एक एप्पल का विज़न प्रो करके ग्लास आ रहा है, अगर उस ग्लास को आप यूज़ करने लगोगे, बहुत अभी तो कॉस्टली है, तो $2000 के आसपास है वो, अभी इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ है। तो अगर उस ग्लास को आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा, फॉर एग्जांपल आप बायो के स्टूडेंट हो और हार्ट के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो वो इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको वो चीज़ें दिखा देगा 3D में आपके सामने कि आप सोच नहीं सकते हो। एक एक वॉल्व, एक एक नस को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। सोचिए कि लर्निंग कैसा होने वाला है आगे आने वाले समय में, है ना। तो बहुत बेहतरीन, और इसे कहते हैं सिमुलेशन, यानी रियल वर्ल्ड सिनेरियो आपको दे देता है। फिर वीडियोज़ के माध्यम से, ताकि लर्निंग बेहतर बन सके। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल है हमारे पास, यानी जिसे हम कहते हैं LMS। तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मूडल है, ब्लैक बोर्ड है, ये क्या करते हैं, कोर्स मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन कोलैबोरेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि कोई भी शिक्षण संस्थान है वो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो स्टूडेंट तक पहुंचा सकता है। स्टूडेंट्स से असाइनमेंट जैसे उनको देना हुआ, या फिर कुछ उनसे कोई भी उन तक कोई नोटिस पहुंचाना हुआ, ये सब LMS में जोड़ के और किया जा सकता है। फिर ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स बने हुए हैं जहाँ पर चर्चा किया जाता है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर एसिंक्रोनस डिस्कशन और पीयर इंटरेक्शन होता है, यानी कि आपने कुछ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, आपने वहाँ पर अपने क्वेश्चन छोड़ दिए, कोई आपके दोस्त सहपाठी या फिर कोई टीचर है उन्होंने उसका जवाब दे दिया, तो एक डिस्कशन फोरम बना हुआ है। जैसे हमने ही अभी ऑनलाइन जो हमारा डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पर आप एक सवाल मेरे लिए अगर छोड़ते हो, मैं जब भी देखता हूँ तो उसको जवाब दे देता हूँ, वो आपके लिए बहुत हेल्प है। ये मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम में आ जाता है। फिर वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जोड़ दीजिए। और ये क्या करते हैं, इमर्सिव टेक्नोलॉजीज हैं, अनुभवात्मक सीखने के लिए आपको ये चीज़ें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए आपको बहुत हेल्प करती हैं। जैसे वर्चुअल रियलिटी, आपको मैंने पहले ही बताया है, ग्लास लगा होता है और वहाँ वर्चुअली आप देखोगे और आपको लगेगा कि आप रियल में कुछ देख रहे हो। ऑगमेंटेड रियलिटी है जो आपके आसपास के वातावरण को यूज करके और चीज़ों को आपके सामने प्रदर्शित कर देता है। तो ये सारी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप क्या करोगे, आपको बहुत आसानी से कोई भी चीज़ समझना है तो आप समझ सकते हो। ये मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम है टीचिंग में, ये चीज़ें बहुत हेल्प कर रही हैं आज के डेट में, है ना। फिर आ जाता है ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास बहुत सारे। लर्निंग जैसे अभी ज्ञानस्थली पे आप जुड़े हुए हो, ये भी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और ये आपको प्रोवाइड करता है आपसे UGC नेट और JRF का अगर प्रिपरेशन करते हो तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और भी एडमिशन्स और जितनी भी आपको एडमिशन से रिलेटेड जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो ये प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए बने हुए हैं, कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम आपको लर्निंग में हेल्प करता है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स बने हुए हैं जैसे जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हैं, जहाँ पर आप सिंक्रोनस ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंक्रोनस का मतलब कि
उसी समय पे जब मैं बोल रहा हूँ आप भी उधर सुन रहे हो, उसी समय आप प्रेजेंट रहना होता है। आप कुछ लिख रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनस ऑनलाइन क्लासेज, और मीटिंग्स वहाँ कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल होता है, तो आप कुछ भी जो है ना कहीं स्टोर कर सकते हो क्लाउड में, और उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो फिजिकली आपको कोई मेमोरी कार्ड या फिर कुछ ऐसा, बस एक डिवाइस आपके पास हो तो कहीं से भी आप जो एक्सेस कर सकते हो। ऐसे एजुकेशनल मटेरियल और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्लाउड पे। यूट्यूब भी जैसे आप जो एक्सेस करते हो सब क्लाउड पे ही तो है। कहीं भी यूट्यूब खोलते हो और आप क्लासेस ऑन कर लेते हो, ये सारे क्लाउड पे ही तो अवेलेबल हैं। फिर मोबाइल ऐप्स आ चुके हैं, बहुत सारे लर्निंग ऐप्स बन चुके हैं जो कि कोर्स मटेरियल को आपको मोबाइल डिवाइसेस पे देते हैं। जैसे हमारा ज्ञानस्थली का ऐप है, वो आपको कोर्स मटेरियल आपके ही मोबाइल पे दे देता है, तो वो मोबाइल ऐप्स बने। फिर सोशल मीडिया इंटीग्रेशन है, तो आप प्लेटफॉर्म्स का जैसे फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन करते हो, जैसे हम भी करते ही हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वहाँ फिर टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर कम्युनिकेशन करते हो, आपस में भी आप लोग बातचीत कर लेते हो और अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हो। ये सब ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। बात करते हैं हम मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में इवैल्यूएशन सिस्टम में। तो देखिए एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में देखें तो देखिए इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के कौन कौन से तत्व और कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि ये एक ऑनगोइंग असेसमेंट होता है, एक ऐसा असेसमेंट होता है ना जो आपके टीचिंग के दौरान, आपके टीचिंग लर्निंग के दौरान ही ये आप कर लेते हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ना, FA जिसे कहते हैं, इसमें आप क्या करते हो कि आप क्लास ले रहे हो और क्लास लेने के दौरान ही आपने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया, कुछ छोटा सा टेस्ट ले लिया, और उसके थ्रू ही आपने एसेस कर लिया कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं आपके पढ़ाए हुआ जो भी कॉन्सेप्ट है उसको, और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, टेलर कर सकते हो अपने आने वाले कंटेंट को। तो एक तरीके से ये देखें तो ये जो है ना ऑन गोइंग असेसमेंट है। ऑन गोइंग असेसमेंट मतलब ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और ये इसके लिए अलग से आप टेस्ट नहीं लेते हो, है ना। इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। और ये फीडबैक देने के लिए और इंस्ट्रक्शन को गाइड करने के लिए, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को तो उसको भी एड करने के लिए इस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यूज होता है। समेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो ऐसा लर्निंग आउटकम इवैल्यूएशन करना स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम का जो कि कोर्स ख़त्म होने के बाद होता है। जैसे टर्म एंड एग्ज़ाम होता है ना, ईयर एंड एग्ज़ाम होता है, जो आपके ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, वो समेटिव इवैल्यूएशन है। समेटिव इवैल्यूएशन में यही होता है कि जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है तो आपको टेस्ट लेके और ये देखा जाता है कि लर्निंग आउटकम क्या है, क्या निकला, आपको कितना कुछ आता है, फिर आपको प्रमोशन मिल जाता है अगले क्लास में, है ना। तो ये समेटिव इवैल्यूएशन होता है। कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है, तो देखिए ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी कंटिन्यूअस असेसमेंट का ही एक पार्ट है। इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन मल्टीपल असेसमेंट थ्रू आउट द कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स के दौरान बहुत सारे अगर असेसमेंट आप ले रहे हो लगातार, और उससे आप फीडबैक ले लेके और अपने कोर्स के कंटेंट को और सुधार रहे हो, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट। फिर पीयर इवैल्यूएशन कहते हैं, यानी असेसमेंट जो आपके सहपाठी ही कर रहे हैं आपका और आपको फीडबैक दे रहे हैं। जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स में होता है, प्रेजेंटेशन में होता है, वहाँ पर आपके ही सहपाठी आपका असेसमेंट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं पीयर इवैल्यूएशन। बहुत ही एक अच्छा एक कंस्ट्रक्टिव जो है ना वो फीडबैक आपको यहाँ मिलता है। फिर सेल्फ असेसमेंट, जहाँ पर आप खुद का असेसमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है ना अपने खुद के लर्निंग को, खुद के प्रोग्रेस को असेस करते हैं और क्या कमियाँ रह गई हैं उसके ऊपर काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, एक सेकंड, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि ऐसा असेसमेंट होता है जहाँ पर सब कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, यानी पहले से ही क्राइटेरिया डेवलप कर दिया गया, पहले से ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, एक ऑब्जेक्टिव सेट है कि किस तरीके से असेसमेंट होगा, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। और वहाँ पर जैसे पहले से ही स्टैंडर्ड सेट है, जैसे आप जो पेपर देते हैं ना ये नेट JRF का, वो एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है। वही सब्जेक्टिव असेसमेंट में क्या करते हैं कि हम जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन, यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन करके, और हम ये देखते हैं कि आप जो है ना कैसा इंटरप्रेट करते हो चीज़ों को, कैसा आपका समझ का विकास कैसा है और क्या सोचते हो, उन सब चीज़ों को अगर मूल्यांकन करना है तो सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। ये सारे तरीके हो गए इवैल्यूएशन के। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक होता है, यानी CBCS जिसे बोलते हैं, ये हायर एजुकेशन में होता है। यहाँ पर क्या होता है, छात्रों को उनकी रुचियों और करियर के लक्ष्यों के आधार पर कई विकल्पों में से पाठ्यक्रम चुनने की अनुमति मिलती है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये जो है होता है ऑप्शन होता है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने करियर गोल्स के हिसाब से वो चुन सके कोर्सेज को। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होता है कोर्स सिलेक्शन में, और क्रेडिट मिलता है। आजकल देख रहे होगे
कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत ये चल रहा है, क्रेडिट हो गया है अब, इसीलिए इसको कहते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो अगर फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स ले रहे हो तो आप मिक्स कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई आर्ट्स का कोर्स ले रहे हो और उसके साथ साथ आप कॉमर्स का भी एक कोर्स पढ़ना चाहते हो, ये पढ़ सकते हो। आप जो है मैथ्स के साथ अगर आपको बायोलॉजी भी पसंद है तो ये भी आप कर सकते हो। ये पहले पॉसिबल नहीं हो पाता था, लेकिन CBCS आने के बाद और जो नई शिक्षा नीति आई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, ये आने के बाद ये चीज़ और ज़्यादा बेहतर बनी है। और अभी तो जब से सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है मास्टर्स में भी, तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अब आप जो है ना वो मिक्स एंड मैच कर सकते हो, क्रेडिट ट्रांसफ़र ले सकते हो। आपका एक ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बन रहा है, और ये ABC ID आपको दे दी जा रही है, और इस ABC ID से आपको देख लिया जा रहा है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज़ किए, और उसके हिसाब से आपको फिर क्रेडिट दे दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। इसके बाद अगर देखें तो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ये फोकस करता है। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग मतलब क्या होता है, अंतः विषय, यानी अगर आप एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में भी जाना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड जो है वो मैथ्स का रहा है लेकिन अब आपको ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। इससे क्या हो रहा है, छात्र की स्वायत्ता बढ़ रही है, यानी ऑटोनॉमी बढ़ रही है, और खुद उनको जो है ना एक जिम्मेदारी महसूस हो रहा है। सीखने के यात्रा पे वो आगे निकल चुके हैं, लर्निंग उनका बेहतर बन रहा है, क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है ना वो जो बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया था ना, उस गैप को कम कर रही है, उस जगह को फिल कर रहा है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, है ना। कोई भी डाउट हो अगर इसमें तो आप व्हाट्सएप में ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है, और इनोवेशन क्या क्या आए हैं इवैल्यूएशन सिस्टम में, यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या क्या नए नए इवैल्यूएशन हो रहे हैं। तो देखिए चॉइस बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है, जैसे आप अभी तक नेट का एग्ज़ाम जो देते थे, नेट JRF का, वो क्या होता था, CBT बेस्ड होता था, यानी आप कंप्यूटर पे जाते थे, लॉगिन करते थे, एग्ज़ाम देते थे। इस बार चेंज है, इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने का जो है वो निर्णय लिया गया है। और ऑफलाइन में क्या होता है, OMR बेस्ड होता है, यानी यहाँ पर आपको कुछ सर्कल्स होते हैं जिसको आप डार्कन करके और अपने सही और करेक्ट आंसर को मार्क करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके पहले क्या हो रहा था, ऑनलाइन होता था, है ना, ऑनलाइन होता था। और ये जो है ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है, जो ऑनलाइन वाला होता है। यहाँ पर क्या होता है, एग्ज़ाम्स को कंप्यूटर्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर बहुत ही आसानी से एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसको आसानी से जो है वो जांचा जा सकता है, और इसमें ऑटोमेटिकली जो है ना चेक हो जाता था, ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं था। बल्कि OMR में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं ये कदम से मैं सोचता भी हूँ कि क्यों ये कदम लिया गया होगा, क्योंकि आप इतने दिनों से ये अगर एग्ज़ाम करा रहे हो तो फिर एक ही बार ऑफलाइन क्यों, और अगर करा रहे हो तो उसका एक रीज़न तो बताओ। फिर फ्लेक्सिबिलिटी होता है शेड्यूलिंग में, अगर आप CBT करते हो यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग करते हो, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है, और टेस्ट डिलीवरी भी बेहतर रहता है। और आप क्या कर सकते हो, एग्ज़ामिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें आपको, जैसे पेपर छापने में जो कॉस्ट आता है वो कम कर सकते हो आप, और इसको जल्दी से कंडक्ट किया जा सकता है। और ये चीज़ें जो है ना, अभी चूँकि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे डेवलप नहीं है, तो इसलिए कंप्यूटर्स की कमी की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, ऑफलाइन ही तेज़ हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें हो जानी चाहिए जब ज़्यादा कंप्यूटर्स हो जाएंगे। तो इनोवेशन क्या क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या क्या जो है वो नई नई इनोवेशंस आए हैं, है ना। तो ये देखते हैं। तो देखिए नवाचार में अनुकूली परीक्षण, ठीक है, अधिक सटीक मूल्यांकन प्रदान करने के लिए परीक्षार्थी के प्रदर्शन के आधार पर परीक्षण प्रश्नों को तैयार करना। मतलब आप क्या करते हो, आप टेलर करते हो, आप जैसा टेस्ट टेकर का परफॉर्मेंस है ना, उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को आसान या हार्ड बनाते जाते हो। ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन है तो और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आते रहेंगे, और उसके हिसाब से उनका मूल्यांकन होगा, एक एक्यूरेट असेसमेंट हो पाएगा। फिर गेमिफिकेशन के माध्यम से एक गेम जैसा तत्व जोड़ दोगे आप टेस्टिंग में, तो आप क्या करोगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्ट भी लेंगे अलग अलग एलिमेंट्स के थ्रू, गेमिंग एलिमेंट्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल लेवल्स डिसाइड करोगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके। तो इसमें क्या होगा कि एंगेजमेंट बढ़ेगा, यानी कि बच्चे ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे और मोटिवेट भी रहेंगे टेस्ट देने के लिए, और आप जो है उनका जाँच भी कर पाओगे, तो गेमिफिकेशन हो जाएगा। फिर डिजिटल पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो देखिए वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट जो है, जो छात्र हैं, उनके वर्क को डिजिटली आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो, और फिर उनके प्रोग्रेस को पेरेंट्स को दिखा सकते हो, या फिर उनको भी पहुंचा सकते हो, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स है डिजिटली अवेलेबल करा सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इवैल्यूएशन में आ गया है, ऐसे सिस्टम्स भी आ गए हैं AI बेस्ड
जो कि ग्रेडिंग कर देंगे कॉपी जांच के, और उनको जो है वो नंबर भी दे देंगे, फीडबैक भी दे देंगे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, और स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को एनालाइज करके चार्ट बना देना, ग्राफ बना देना, कुछ भी जो है ये पॉसिबल है एआई के थ्रू। तो ये जो है ऑनलाइन टेस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो आप एआई के थ्रू भी ये सारी चीज़ें, इवैल्यूएशन में नए नए नवाचार आए हैं, नए नए इवैल्यूएशन में इनोवेशंस आए हैं, और इनके मदद से और बेहतर बना सकते हैं आप ये जो टेस्टिंग वाला ये पूरा प्रक्रिया है इसको। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, हम आखिरी में क्या देखते हैं? देखिए, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है ना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ये बहुत डाइवर्स होता है। इसका मतलब क्या है, बहुत विविध होता है, और ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। ये नए नए जो है ना वो तरीके आ रहे हैं, लगातार ये विकसित हो रहा है। जो लर्नर्स हैं उनके जो डाइवर्स नीड्स हैं, जो उनकी विविध आवश्यकताएं हैं ना, उनको पूरित करने के लिए, पूरा करने के लिए। देखिए, ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड अप्रोच, यानी जो पहले के जो टीचर सेंटर्ड मेथड थे, वो क्या करते थे, स्ट्रक्चर और गाइडेंस तो दे देते थे, लेकिन जो ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है ना, जो ये शिक्षार्थी के आधारित या शिक्षार्थी केंद्रित जो ये तरीके हैं, ये स्टूडेंट्स को एम्पावर करते हैं। ये जो शिक्षार्थी हैं ना, उनको और ज़्यादा बेहतर बनने में मदद करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा सशक्त बनने में मदद करते हैं। उनको खुद के अपने लर्निंग जर्नी पे आगे निकलने में मदद करते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ, मैं अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, और उससे बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है ना। और अगर हम देखें तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मेथड्स जो है ना, ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर शामिल है क्या, आप एंगेज कर सकते हैं, मतलब आप बच्चों से 1-to-1 बातें कर सकते हैं। दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। जहाँ ऑफलाइन में आपका फिजिकल प्रेजेंस, अटेंशन वगैरह बेहतर होता है, वही ऑनलाइन में आप बेहतर से बेहतर टीचर जो कहीं भी रहता हो, दिल्ली के कोई टीचर से आप पढ़ सकते हो अपने कहीं घर पे बैठे हुए। फ्लेक्सिबिलिटी है टाइमिंग का भी, आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हो, कम कॉस्ट में पढ़ सकते हो। अगर आपका पढ़ने का इंटेंट है और आप उस लायक हो गया हो कि आप फोकस नहीं बिगड़ेगा, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अपने फ़ायदे हैं, इनके अलग फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी है, और ऑफलाइन का अपना अलग फ़ायदा है। तो जो कुंजी है ना, जो की है ना, वो कहाँ पे लाई करती है, एक बैलेंस बनाने में। इन सभी अप्रोचेज में एक बैलेंस हो, ताकि हम क्या कर सके, अलग अलग टीचिंग मेथड्स को यूज करके एक डायनेमिक, ठीक है, एक क्या करें, गतिशील और एक समृद्ध सीखने का माहौल तैयार कर सकें, एक एनरिचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट जो है तैयार कर सकें, जो क्या करे, जो है समग्र विकास के लिए ना, ऐसा एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स का एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार हो, एक ऐसा जो है वो इन्वायरमेंट तैयार हो, जहाँ पर बच्चे बेहतर से बेहतर सीख सकें और अपना बेस्ट वर्जन बन सकें, है ना। तो ये पॉसिबल हो पाएगा अगर हम इन सभी मेथड्स को आपस में मिक्स एंड मर्ज करके, और जो बेहतर हो लर्नर्स के लिए वो हम अपनाएं। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर था, ये मैराथन हमारा क्लास नंबर 2 था। बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और बहुत अच्छे से आपका ये पूरा जो यूनिट है ये हमने कवर कर लिया। जो आपका फर्स्ट यूनिट है ये कवर हो चुका है, आपके 2 मैराथन में ही हमने कवर कर लिया। अब हम अगले लेक्चर में अगला यूनिट कवर करेंगे। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और कैसा लग रहा है ये मैराथन क्लासेस, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो ज़रूर व्हाट्सएप के थ्रू हमें साझा करिए। इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।